आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में सबसे पहले बात उन 25,000 गुजरातियों की हम करेंगे जो इस वक्त इजराइल में जंग के हालातों के बीच फंसे हुए हैं। अपने परिजनों को युद्ध के बीच फंसा हुआ देखकर गुजरात में रह रहे उनके परिजन भी बड़े दुखी हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच अचानक छिड़े युद्ध ने वहां रहने वाले 25,000 गुजरातियों की जान पर भी संकट खड़ा कर दिया है। इजराइल में मध्य गुजरात के कई लोग फंसे हैं, जिससे गुजरात में रहते उनके परिजनों में चिंता फैली है। मूल रूप से वडोदरा के रहने वाले फ्रांसिस मेकवान की पत्नी रीटा मेकवान भी इजराइल में फंसी हैं और लगातार युद्ध की वजह से बद से बदतर होते हालातों की जानकारी अपने परिवार तक पहुंचा रही हैं। यही वजह है कि उनके पति फ्रांसिस मेकवान चिंतित हैं और उनकी मांग है कि सरकार किसी भी तरह से इजराइल में फंसे लोगों को वापस ला दे। 2 दिन से इजराइल में जो हालात हुए हमास की ओर से, जो गाजा पट्टी से आतंकवादी प्रवृत्ति ने जो हाहाकार मचाया है, उसमें पूरा इजराइल हिल गया है और पूरे इजराइल में गुजरात से अहमदाबाद, बड़ौदा, नडियाद, आनंद और पोरबंदर से 25,000 से ज़्यादा लोग मेडिकल डिपार्टमेंट में केयरटेकर की जॉब कर रहे हैं। तो अभी जो हालात है वो बहुत डेंजर है। जैसे अफ़गानिस्तान में तालिबानों ने कब्जा कर लिया था। इजराइल में युद्ध के हालात के बीच राजकोट की सोनल गेडिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला है जिसमें वो बता रही हैं कि इस तरह के युद्ध हर साल होते हैं, लेकिन इस बार हमास के आतंकी इजराइल में घुस गए और जनता पर हमला कर रहे हैं। सड़क पर आतंकी घूम रहे हैं, जो भी दिख जाता है चाहे वह किसी भी देश का नागरिक हो, उस पर हमला कर देते हैं। દર વર્ષે આવું થાય જ છે, પરંતુ આ વખતે એ લોકોએ કંઈક બીજી ટ્રીક અપનાવી છે કે એ લોકો ઇઝરાયલની અંદર ઘૂસી ગયા છે અને ગમે તે પબ્લિક પર શૂટ કરે છે। એમાં કોઈ પણ હોય, એ લોકો એવી ઇન્ક્વાયરી નથી કરતા કે તમે ઇન્ડિયન છો, શ્રીલંકન છો, તમે રોડ ઉપર ગયા, રસ્તા પર ગયા, જો તમે તાકમાં આવી ગયા તો તમે ઉડી ગયા। અત્યારે પણ આ રોકેટનો છે, જો આ નિશાન દેખાય છે રોકેટના છે, તમે જોઈ શકો છો, આ રોકેટનો નિશાન છે, મિસાઇલ પણ ડિસ્ટ્રોય થયેલી છે। वहीं इजराइल में गुजराती समुदाय से जुड़े अन्य लोगों ने भी वहां के बिगड़ते हालातों पर चिंता जाहिर की है। इजराइल में फंसे हजारों गुजरातियों को भरोसा है कि मोदी सरकार ने जैसे अफगानिस्तान और यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया था, वो ठीक उसी तरह वे इजराइल में फंसे हर एक भारतीय को जरूर बचा लेंगे। वडोदरा से दिग्विजय पाठक, आनंद से हिताली शाह और राजकोट से नीलेश शांगिया के साथ आज तक ब्यूरो। बीएचपी और बजरंग दल ने अहमदाबाद में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। बीएचपी का आरोप अब यह है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता रामधुन गाते हुए बस जा रहे थे, तभी जमालपुर इलाके में कुछ मुस्लिम लोगों ने ऐसी हरकत की जो उन्हें ऐसी नहीं करनी चाहिए थी। तेईस सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने अहमदाबाद की गंगा जमुनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम एकता पर कई सवाल दागे। बीएचपी और बजरंग दल का आरोप है कि बजरंग दल ने 8 अक्टूबर 2023 को अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर शौर्य यात्रा का आयोजन किया था। यात्रा समाप्त होने के बाद हिंदू कार्यकर्ता अपने घर लौट रहे थे। उनकी बस में रामधुन का पाठ हो रहा था, लेकिन अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने बस को रोका और रामधुन बजने का विरोध किया। दरअसल इस वीडियो में मुस्लिमों को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि तुम हमारे क्षेत्र में जय श्री राम के नारे क्यों लगा रहे हो? अगर नारे लगाना चाहते हो तो अपने क्षेत्र में जाओ और वहाँ पर लगाओ। वहीं वीडियो में एक अन्य मुस्लिम धमकी भरे लहजे में हिंदुओं से सवाल करता है। वो कहता है, अगर हम तुम लोगों के इलाकों में नाराए तकबीर और अल्लाहू अकबर के नारे लगाएं तो क्या होगा?
इस वीडियो के वायरल होने के बाद विश्व हिंदू परिषद गुजरात के प्रवक्ता हितेंद्र सिंह राजपूत का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। क्या अब गुजरात में हिंदुओं के जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध है? मुस्लिम भीड़ का हिंदू तीर्थ यात्रियों की बस रोकने के पीछे आखिर मकसद क्या था? आपको बता दें कि इससे पहले नर्मदा जिले में भी 29 सितंबर को सेलम्बा गांव के अंदर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा पर पत्थरबाजी हुई थी। कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया था। हिंसा में 15 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बीएचपी ने इस मामले में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी से जांच की मांग की है। साथ ही थोड़े दिन बाद शुरू होने वाले नवरात्रि के पंडालों से लव जिहादों को दूर रखने की अपील भी की है। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा है कि लव जिहादी नवरात्रि पंडालों के पास न भटक पाएं। ये जिम्मेदारी सरकार की है कि कोई गरबा के पवित्र कार्यक्रम को लव जिहाद का शिकार बनाने की कोशिश न करे। हम रोकेंगे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस प्रकार के अशांति के वातावरण बन सकते हैं, तो ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और लव जिहादी पंडाल के पास न फटक पाए, ये जिम्मेदारी भी सरकार की है। इसलिए हमारा सरकार से भी आग्रह है कि वो सुनिश्चित करे, ये वार्निंग जारी करे, कोई लव जिहादी वहां पर नहीं दिखाई देना चाहिए। वो मां का आराधना का कार्यक्रम। हालांकि तनाव के बावजूद अब अहमदाबाद और नर्मदा में हालात सामान्य हैं। उम्मीद है कि गुजराती आपसी भाईचारे की भावनाओं को बनाए रखेंगे। अहमदाबाद से अतुल तिवारी और नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के मोरबी शहर में हुए पुल हादसे पर एसआईटी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। हाईकोर्ट में दायर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हादसे का कारण ओरेवा कंपनी प्रबंधन की गंभीर परिचालन और तकनीकी खरामियां हैं। बता दें आपको कि पिछले साल गुजरात के मोरबी शहर में पुल हादसे में 135 लोगों की जान चली गई थी। मंगलवार को गुजरात हाईकोर्ट में दायर रिपोर्ट में एसआईटी ने कहा है कि ओरेवा कंपनी के प्रबंधन का दृष्टिकोण उदासीन रहा है। एसआईटी ने मोरबी को सबसे गंभीर और दुखद मानवीय आपदाओं में से एक करार दिया है और कहा है कि कंपनी प्रबंधन के ऐसे रवैयों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कि ओरेवा कंपनी जो है जो ये पुल का मैनेजमेंट करती थी, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एसआईटी के रिपोर्ट के अंदर पूर्ण रूप से ये बात स्पष्ट करी गई है कि कंपनी के डायरेक्टर्स और कंपनी के मैनेजर्स की पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पुल टूटने के संदर्भ में। कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत या आउटसोर्स्ड ऐसा किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं था जिस प्रकार से जो ब्रिज पे क्राउड था उसको कंट्रोल किया जाए। मतलब कंपनी की सिक्योरिटी में लैप्सेस थी। तीसरी, कंपनी ने कभी भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी कि कितनी टिकट बेचनी चाहिए कि क्राउड को कंट्रोल करा जा सके उस ब्रिज के ऊपर। अगर आप नवरात्रि में गरबा खेलने के शौकीन हैं तो इस बार आपको बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि गुजरात में गरबा प्रैक्टिस के दौरान युवाओं को दिल का दौरा पड़ रहा है। इसीलिए हमारी इस रिपोर्ट को आप भी बड़े ध्यान से देखिए। गुजरात में नवरात्रि की खुशियों पर इस बार हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी ग्रहण लगाने को तैयार है। पिछले एक महीने में गरबा प्रैक्टिस के दौरान कई लोगों की मौत हो चुकी है। सूरत, जामनगर, जूनागढ़ जैसे शहरों में गरबा प्रैक्टिस के दौरान युवाओं को दिल का दौरा पड़ा और उनकी जान चली गई। ऐसे में 15 अक्टूबर से शुरू हो रही नवरात्रि में गरबा करवाने वाले आयोजकों और गरबा खेलने वाले युवाओं में चिंता का माहौल है। हमने यहाँ पे वेन्यू पे एक डॉक्टर की टीम और एक हमने एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करवाई है, ताकि खिलैया को कुछ भी गरबा खेलते टाइम पे कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी चीज़ हो तो हम उनको तात्कालिक सारवार उनको दे सके और उनको कुछ भी होने से हम उसको बचा सके। और उसके अलावा भी हमारे जो भी बाउंसर है, हमारी जो वॉलेंटियर की टीम है, हमने वो सबको भी सीपीआर की ट्रेनिंग की हमने उनको पूरी एक व्यवस्था करवाई है, तो ताकि कुछ भी कहीं पे कुछ भी हो तो हमारे वॉलेंटियर्स है, हमारे बाउंसर है, वो भी उनको तात्कालिक सीपीआर देके उनको जीवन दान दे सके। तो इस बार हमने गरबा में ये सब चीज़ का बहुत बारीकाई से हमने ध्यान रखा है और जो खिलैया हमारे वहाँ पे खेलने आ रहे हैं उनको कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो, वो पूरी तरह पूरा हमने ध्यान रखा है। गरबा के दौरान हार्ट अटैक के खतरे के मद्देनजर इस बार गरबा पंडालों में डॉक्टरों और एम्बुलेंस की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन ने
25 से ज्यादा अस्पतालों की लिस्ट जारी कर दी है। ये वो अस्पताल होंगे जहां नवरात्रि के दौरान रात को डॉक्टर के अलावा जरूरी स्टाफ उपस्थित रहेगा। एएमए की ओर से मैं बताऊं कि जो आयोजक हैं गरबा के इवेंट में मैनेजमेंट टीम है, उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये मेनली जो व्यवस्था है वो एम्बुलेंस की करनी चाहिए कि जो आपकी इवेंट जहां है उसके पास की कोई हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट इमरजेंसी नंबर रखना चाहिए, एम्बुलेंस रखनी चाहिए, प्रेफरेबली सिंपल एम्बुलेंस, नहीं तो फिर आईसीयू ऑन व्हील्स रखनी जिसमें सपोर्टिंग स्टाफ भी अवेलेबल हो। दूसरी भी है कि एम्बुलेंस को जाने के लिए प्रॉपर्ली रास्ता भी खुला रखना चाहिए। अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन भी तैयार है कि आप जैसे आपके किसी स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सन्स को आप सीपीआर की ट्रेनिंग करके तैयार रखिए। वहीं वडोदरा का गरबा पूरी दुनिया में विख्यात है। ऐसे में वडोदरा के गरबा मैदानों पर डॉक्टर की टीम और एम्बुलेंस को रखा जाएगा। इतना ही नहीं, गरबा के वॉलंटियर्स को भी ट्रेन किया गया है। आयोजकों ने इस बार विशेष रूप से इस प्रकार का आयोजन किया है। वहाँ पर क्राउड हर साल तकरीबन 30,000 बॉयज़ एंड गर्ल्स वहाँ जो खेलने वाले होते हैं वो होते हैं। तकरीबन 15,000 देखने वाले व्यूअर्स होते हैं। और ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है पूरे ग्रुप को दी जाएगी। पर अभी हमने जो बैचेस बनाई है वो 70 की बैचेस बनाई है, तो वो ट्रेन करेंगे और वो आगे उनके दोस्तों को भी ट्रेन करेंगे, क्योंकि जो समय कम है उसमें हर एक को ट्रेनिंग देना मुश्किल हो जाएगा। तो तय ऐसा हुआ है कि प्राइमरी अच्छे लोगों को ट्रेन कर दें, उनको प्रैक्टिस कराएं और वो भी साथ ही साथ दूसरी बैचेस तो चलती रहेगी, साथ ही साथ दूसरे उनके साथीदारों को भी ट्रेन करते रहेंगे। जूनागढ़ में भी सीवियर हार्ट अटैक के बढ़ते केसों को देखते हुए खास टेंट बनाया जाएगा, जिसमें मेडिकल की इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ में एम्बुलेंस भी तैयार रहेगी। नन्हे 17-27 साल और 15 साल के लोगों को यानी बच्चों को अटैक आता है, तो नवरात्रि में तो बच्चे ही खेलते हैं। तो अगर उसे ऐसा न हो, इससे वहाँ पर समस्त ब्रह्म युवा संगठन की नवरात्रि में हम मेडिकल कैंप के लिए मेडिकल टेंट वहाँ पर रख रहे हैं और डॉक्टर की पूरी टीम वहाँ पर रहेगी। इस साल नवरात्रि के दौरान गुजरात के सभी लोगों को गरबा खेलने के दौरान इन जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। गरबा खेलने से पहले ब्लड प्रेशर समेत जरूरी टेस्ट करवाएं। खुली जगह में गरबा का आयोजन किया जाए। गरबा पंडालों में जरूरत से ज्यादा भीड़ ना हो। जरूरी मात्रा में लोग पानी पीते रहें। गरबा आयोजक सीपीआर ट्रेनिंग लें। गरबा पंडालों में मेडिकल स्टाफ मौजूद रहे। नवरात्रि के दौरान इन जरूरी दिशा निर्देशों का पालन कर आप मौत को मात दे सकते हैं। इसलिए खूब जश्न मनाएं, गरबा भी खूब खेलें, लेकिन सावधान भी रहें, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अहमदाबाद से अतुल तिवारी, वडोदरा से दिग्विजय पाठक, जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। जामनगर से मुंबई पढ़ने गए 13 साल के मासूम छात्र की मौत हार्ट अटैक से हो गई है। जामनगर शहर की कामदार कॉलोनी इलाके में रहने वाले व्यवसायी सचिन भाई बेनीलाल ने अपने बेटे को, जिसका नाम ओम था, मुंबई पढ़ने के लिए भेजा था, जहां दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इस झटके से पूरा का पूरा परिवार टूट चुका है। वहीं स्थानीय लोगों में भी हार्ट अटैक के बढ़ते हुए मामलों को लेकर बड़ी चिंताएं हैं। गुजरात के बनासकांठा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों में रहने से लोगों को डर लगने लगा है। 1 साल के अंदर ही मकान की दीवारों पर पानी साफ साफ नजर आने लगा है। दीवारों पर जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं, छत से पानी टपक रहा है और गरीब लोगों की कोई भी सुनने वाला नहीं है। कि बीते 8 वर्षों में वो पीएम आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई है। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों की है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पीएम मोदी कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट और एक्साइटेड रहते हैं, इसका पता आपको उनके बयान से चल गया होगा। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर गुजरात के बनासकांठा में जो खानापूर्ति हो रही है, उसकी स्याह हकीकत आज हम आपको दिखा रहे हैं। घरों की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं, छत से सीमेंट कंक्रीट गिर रहा है, शौचालय टूट चुके हैं और जगह जगह गंदगी का अंबार लगा है। सुविधाओं के नाम पर यहाँ दुविधा ही दुविधा है।
प्रधानमंत्री के नाम को बदनाम करने की दास्तां बनासकांठा के डीसा से सामने आई। गुजरात में विधानसभा चुनावों को देखते हुए ठीक 1 साल पहले केंद्र सरकार गरीबों के लिए सपनों का घर सजा कर लाई। 80 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चाबियां भी सौंप दी गईं। लेकिन सरकार के वादों की ही तरह सरकारी फ्लैट्स भी खोखले ही निकले और 1 साल भी नहीं टिक पाए। इसके बाद गुस्साए लोगों ने नगर निगम कार्यालय में जाकर विरोध प्रदर्शन किया। अंदर पानी सब आता है, अंदर पूरा और नीचे सब गंदगी पड़ी हुई है। वो झापा भी नहीं लगा हुआ, कोई ब्लॉक नहीं, कुछ कोई सुविधा नहीं, ना पानी भी नहीं आता, पीने का भी नहीं आता इसके अंदर। ये सिर्फ नाम का दावा है। यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे आधे से ज्यादा 160 मकान है, उसमें से 30 सिर्फ कितने 30 लोग रहने आए, बाकी 120 मकान खाली है। गरीब के लिए मकान तुमने बनाए, गरीबों को दो ना, अमीर के लिए क्यों दिया? गरीब लोगों ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया तो आम आदमी पार्टी को भी सरकार को घेरने का मौका मिल गया। आप पार्षद विजय दवे ने पूछा कि ये गरीब लोग क्या भारत के नागरिक नहीं हैं? इनके साथ समान व्यवहार क्यों नहीं हो रहा? डीसा में राजीव आवास योजना के जो मकान बने हैं वहाँ गंदगी बहुत है और जो थोड़े ही समय पहले बने हैं अभी वो टूटने लगे हैं और बहुत सारी परेशानियाँ हैं। वहाँ के लोगों ने डीसा नगर पालिका में आके रजूआत की कि इनको स्वच्छता, पानी की जो तकलीफ है वो मुहैया कराई जाए, लेकिन डीसा नगर पालिका पूरा लास्ट कितने सालों से कोई काम करने में सक्षम नहीं है। यहाँ के जो अधिकारी है, सत्ताधीश लोग हैं, वो जो भी काम है वो अपने जो काम करने जो तरीके हैं उनके लिए बहुत ही बदनाम है। मैं आशा करता हूँ कि आपके माध्यम से पूरे इंडिया ये देखे कि डीसा नगर पालिका का ये काम करने का तरीका भी बहुत ही गलत है। जबकि दूसरी ओर डीसा नगर निगम के मुख्य अधिकारी पंकज बारोट ने तो हद ही कर दी। लोगों की परेशानियों का हल सोचने की बजाय वे अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। उस वक्त उस योजना में ऐसा प्रावधान था कि जो भी वो योजना में लाभार्थी वहाँ रहने जाएंगे वो अपना एक बॉडी ऑफ एसोसिएशन बनाएंगे और वो बॉडी ऑफ एसोसिएशन वहाँ पे जो भी सुविधा दी गई है उन लोगों को, फॉर एग्जांपल स्ट्रीट लाइट, पानी और दूसरी कोई भी है, तो वो अपना बॉडी ऑफ एसोसिएशन बना के बाद में वो उसका मेंटेनेंस करेंगे। ये जो योजना थी नगर पालिकाओं में, महानगर पालिकाओं में, उसमें जिन लोगों को घर दिए गए वो महानगर पालिकाओं में और हमारे दूसरे एक एकम में भी अपना खुद का एसोसिएशन बना के वो लोग मेंटेन कर रहे हैं। ये जो प्रश्न है उसमें ऐसा है कि हमने ऐसा तय भी किया है कि उनका जो छोटा बड़ा प्रॉब्लम है वो लास्ट टाइम हमारा जब मीटिंग तकरीबन जुलाई में हुआ तब हमने ऐसा तय किया है कि वो योजना को हाथ पे लेके जो थोड़ा बहुत काम करवाना है वो नगर पालिका वो योजना में जो बचत ग्रांट है उसमें से करवा लेगी। तो डीसा नगर पालिका के मुख्य अधिकारी पंकज बारोट कह रहे हैं कि गरीब लोग खुद रखरखाव का ध्यान रखें। तो जरा इनसे कोई पूछे कि अगर इन गरीब लोगों के पास पैसा होता तो क्या इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले इन खोखले घरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता? बनासकांठा से धनेश परमार, आज तक।